अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद है। आज हम जिस किताब को शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम ए हैप्पी डेथ बाय एल्बर्ट कैमू है। इस किताब का उर्दू तर्जुमा खुशगवार मौत के नाम से अकील अब्बास सोमरो ने किया है और इसके टोटल 8 चैप्टर हैं। हम इस किताब को 8 एपिसोड में ख़त्म करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देर के पहला चैप्टर शुरू करते हैं। बाबल। सुबह 10 बजे थे। पेट्रस मर्सा ज़ेग्रोवेला की जानिब साबित कदमी से चला जा रहा था। इसको मालूम था कि ये वो वक्त है कि घर का मुलाजिम सौदा सल्फ लेने के लिए बाजार जा चुका होगा। ज़ेग्रोविला वीरान पड़ा हुआ था। ये माह अप्रैल की एक खुशगवार सुबह थी। ठंडी थी मगर चमकदार धूप के साथ सूरज अपनी पूरी आबोताब से आसमान पर मौजूद था, मगर धूप में शिद्दत न थी। सड़क खाली और सुनसान थी। इसकी ढलान की दूसरी जानिब ज़ेग्रोविला वाक़या था। दूर पहाड़ पर पाइन के दरख्तों से छन छन कर सूरज की झिलमिलाती रोशनी आ रही थी। पेट्रस मर्सा ऐसे में अकेला सड़क पर चला जा रहा था। इसके हाथ में एक सूटकेस था। सुबह की खामोशी में सड़क पर उसे सिर्फ अपने कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। विला के करीब सड़क के दरमियान में एक छोटा सा खूबसूरत चौराहा था जिसके अतराफ खुशनुमा फुलवारी के तख्ते थे। बैठने के लिए लकड़ी के बेंच लगी हुई थी। रंग बिरंगी खुशनुमा फूल खिले आसमान तले ऐसा खुशगवार निजाम पेश कर रहे थे कि मरसा अपने बच्चों की मानद चंद लम्हों के लिए इस मंजर में खो गया और वहीं रुक गया। मगर वो फौरन ही कुछ सोच कर सड़क के ढलवान पर तेजी से उतरने लगा। विला के करीब पहुंचकर वो चंद लम्हों के लिए गेट पर रुका और अपने हाथों पर दस्ताने पहन लिए। उसने दरवाजा खोला जो लंगड़ा जैगरियो कभी बंद नहीं करता था। अंदर दाखिल होकर इसने एहतियात से दरवाजा बंद किया। अब वो दरमियाने बड़े हाल से गुजर कर दाहिने हाथ पर मौजूद दरवाजे पर मौजूद था। पेट्रस मर्सा ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और फिर किसी जवाब के बगैर अंदर दाखिल हो गया। जैगरियो अंदर बिल्कुल उसी अंदाज से आतिशदान के करीब कुर्सी पर बैठा था जिस तरह वो 2 दिन पहले उसे छोड़कर गया था। पांव पर कंबल पड़ा था और एक खुली किताब इसकी गोद में रखी हुई थी। उसने मरसा को नजर उठाकर देखा मगर किसी ताज्जुब का इजहार नहीं किया। खिड़कियों पर पड़े पर्दे सिरके हुए थे। दरख्तों से छन छन कर सूरज की रोशनी अंदर झिलमिलाहट पैदा कर रही थी। कमरे में एक पुरस्कार खामोशी छाई हुई थी। मरसा अपनी जगह बेहिसो हरकत खामोश खड़ा था मगर अपना दिल तेजी से धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। जैगरियो की निगाहें उस पर थीं मगर वो कुछ बोला नहीं। मरसा अब कमरे की दूसरी जानिब गया और अपना सूटकेस एक मेज पर रख दिया। वो जैगरियो से मुखातिब नहीं हुआ। उसे अपनी टांगें कपकपाती हुई महसूस हुई। मरसा ने एक सिगरेट सुलगाया। जैगरियो की नजरें उस पर बराबर लगी हुई थी। उसने किताब बंद कर दी। मरसा को अपनी टांगें बेजान सी होती महसूस हुई। वो सहारा लेने के लिए करीब मौजूद दराजों वाली मेज पर झुक गया। फिर उसने मेज का एक दराज खोला। वहां एक रिवॉल्वर एक सफेद लिफाफे के ऊपर रखा हुआ था। उसने अपने बाएं हाथ से लिफाफा रिवॉल्वर के नीचे से खींच लिया और रिवॉल्वर दाएं हाथ में थाम लिया। चंद लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद उसने रिवॉल्वर को अपने बगल में दबाया और लिफाफे को खोला। अंदर से एक चौकोर सफेद कागज का पुर्जा निकला जिस पर ऊपर की जानिब चंद सतरें तहरीर थीं। ये जैकरियो की लिखाई थी। मैं सिर्फ इन लोगों को देने के लिए कुछ कर रहा हूँ जिन्होंने अब तक मेरा ख्याल रखा है। अब कुछ बच जाए तो बराए मेहरबानी इन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाए जो कैद में हैं, मगर मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा उम्मीद लगाए बैठा हूँ। मरसा ने पढ़ा और बगैर किसी जज्बात के इजहार के इस कागज को दोबारा मोड़कर लिफाफे में रख दिया। होंठों में फंसी सिगरेट की राख छिड़क कर लिफाफे पर गिरी। उसे झाड़कर मरसा ने लिफाफा मेज पर एक नुमाया जगह पर रख दिया। फिर जैकरियो की तरफ मुड़ा जिसकी निगाहें अब लिफाफे पर थीं और हाथ में किताब। मरसा झुका और मेज की निचली दराज को चाबी लगाकर खोला।
उसने हाथ डालकर नोटों का बंडल जो अखबारी कागज में लिपटे हुए थे बाहर निकाला। एक हाथ में पिस्तौल पकड़े हुए इसने करेंसी नोटों के बंडल को अपने सूटकेस में डाला। ये 100 के नोटों के 20 पैकेट थे। उसे एहसास हुआ कि वो कुछ बड़ा ही सूटकेस लेकर आया था। उसने एक पैकेट वापस दराज में डाल दिया। उसने इत्मीनान से दराज को बंद किया, आध पिए सिगरेट को बुझाया और अब सीधा हाथ में पिस्तौल पकड़े लंगड़े जैगरियो की जानिब आया। जैगरियो कुर्सी पर बैठे हुए गर्दन उठाकर बराबर खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश कर रहा था, जहां सड़क पर अभी अभी कोई गाड़ी गुजरी थी। वो अप्रैल की इस खामोश और उदास सुबह को खिड़की से झांक रहा था कि उसे अपने दाएं कनपट्टी पर पिस्तौल की नाली का दबाव महसूस हुआ। उसने गर्दन नहीं घुमाई, मगर पेट्रस ने, जिसकी निगाहें जैगरियो के चेहरे पर जमी हुई थी, देखा कि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। अब पेट्रस ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक कदम पीछे हटकर पिस्तौल की लबलबी दबा दी। चंद लम्हे वो दीवार का सहारा लिए खड़ा रहा, आंखें अभी तक बंद थीं। उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके जिस्म का सारा खून उसके कानों में आ गया हो। फिर उसने आंखें खोल ली। जैगरियो का सर उसके बाएं कंधे की तरफ झुक गया था और जिस्म कुर्सी पर नीचे की तरफ सिरक गया था। अब कुर्सी पर जीते जागते जैगरियो की जगह एक बेजान जिस्म खून में लथड़ा पड़ा था। मरसा पर कपकपी तारी हो गई। वह हिम्मत करके कुर्सी की जानिब आया और पिस्तौल को जैगरियो के बेजान सीधे हाथ में पकड़ा दिया, जो लड़क कर इसकी गोद में छाई हुई थी। वो खिड़की से बाहर देखते हुए इसके चेहरे पर थी। ठीक इसी लम्हे बाहर गेट पर किसी गाड़ी के तेज हॉर्न की आवाज आई। वो सड़क पर गाड़ी के टायर की तेज रगड़ की आवाज से जाहिर किया कि वो कसाब की गाड़ी है, जो अब रुखसत हो चुकी थी। एक लम्हे इंतजार के बाद मरसा ने अपना सूटकेस उठाया, दरवाजे की नाप को घुमाकर कमरे से बाहर आया। गेट से गुजरकर वो बाहर सड़क पर आ गया और तेजी से वापस जाने लगा। आसपास कोई भी नहीं था, सिवाय चंद बच्चों के जो चौक में खेल रहे थे। वो चौक से गुजरकर आगे बढ़ा। अचानक उसे सर्दी का एहसास हुआ। हल्की सी जैकेट उसे सर्द हवा से नहीं बचा रही थी। उसे दोबारा छींक आई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी छींक की आवाज ने पूरी दुनिया में गूंज फैला दी हो। उसने गहरी सांस भरी। हल्की बारिश से आसपास के मकानात की लाल खरपल छतें धुलकर सुर्ख हो गई थी। एक छोटा हवाई जहाज ऊपर फिजा में उड़ रहा था। अरसा अजीब ख्यालों में गुम था। उसे लग रहा था कि इंसान बस खुश रहे और जैसे, मगर उसका अपना वजूद ताल्लुक और बेहिस था। उसे फिर जोरदार छींक आई और कपकपी तारी हो गई। अब वो इधर उधर देखे बगैर तेजी से चल रहा था। उसके कदमों की चाप बुलंद हो रही थी। सूटकेस को अपने हाथों में मजबूती से पकड़े हुए वो अपने कमरे में दाखिल हुआ। सूटकेस एक कोने में रख कर वो बिस्तर पर नीम जान होकर गिर पड़ा और सपहर तक मदहोश रहा।